हम लोग 10th में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। हम वैसे पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य है ऐसी स्थिति से जब हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, जब हम डोमेस्टिक मार्केट को वर्ल्ड मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, इस स्थिति को हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये इसमें होता क्या है कि यदि वर्ल्ड मार्केट के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने मार्केट को हम जोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपनी वस्तु को वर्ल्ड के लेवल पर सरवाइव करने के लिए प्रयास करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे क्या होता है कि कंपटीशन के होड़ में हम अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और प्रयास करते हैं और अधिक डेवलप टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला करके अधिक से अधिक उत्पादन करके कम से कम लागत खर्च पर उस वस्तु को उपलब्ध कराना मार्केट में, ताकि वर्ल्ड के मार्केट में अपनी वस्तु भी सरवाइव कर सके। वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी है, डेवलप टेक्नोलॉजी है, जो हम उस क्षेत्र में हम यदि पीछे पड़ रहे हैं तो उनसे हम उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ के जो टेक्नोलॉजी उस खास क्षेत्र विशेष में है, उनको दूसरे देश के द्वारा इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उत्तरोत्तर लगभग सभी राष्ट्रों का विकास होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है, इनकम में वृद्धि होती है और आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना होने से और अधिक प्रोडक्शन का भाव जगता है। तो बेहतर प्रोडक्शन होता है और बेहतर प्रोडक्शन होने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होता है, नेचुरली उसका बेनिफिट जो होगा वो अधिक से अधिक होगा, लाभ जो होगा वो अधिक से अधिक होगा। इस स्थिति को हम लोग ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं और इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कल अगले दिन जो कुछ कक्षाएं व्यवस्था बनी है, जो कि ग्रुप के में कुछ बच्चे आते हैं और कुछ जिज्ञासा का समाधान करने के, उस कार्यक्रम में भी हमने इसको स्पष्ट किया था। तो इसका इंडिया के संदर्भ में बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसके डिटेल्स हम बता भी चुके हैं। तो निष्कर्ष में हम यह पाले जाने की ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य होता है कि जब डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ते हैं, डोमेस्टिक मार्केट को हम जब वर्ल्ड मार्केट से जोड़ते हैं, इस स्थिति को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है एक लिबरलाइजेशन। तो इसका अर्थ होता है हिंदी उदारीकरण। उदारीकरण यानी विभिन्न प्रकार के लाइसेंसिंग सिस्टम में, विभिन्न प्रकार के लाइसेंसिंग सिस्टम में सरकार जब नियमों में, टर्म्स कंडीशंस में जब उदारता बरतती है, लचीलापन अपनाती है, तो सरकार की ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति, जिस नीति के तहत विभिन्न नियमों में, विभिन्न टर्म्स कंडीशंस में सरकार कुछ ढील देती है, उदार बनती है, ताकि उन तमाम क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग धंधे स्थापित हो सके, कल कारखाने स्थापित हो सके, या जितने भी प्रकार के क्षेत्र हैं उस विषय के संगठन को खड़ा करना, इंस्टीट्यूशन बनाना है, जितने भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं उसमें जो सरकार के द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उस नियमों को फॉलो करने के लिए सरकार क्या करती है, तो कुछ उदार बन जाते हैं कि ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके और अधिक से अधिक जब पूंजी को इन्वेस्ट करेगा तो हजारों लाखों की संख्या में रोजगार का अवसर क्रिएट होगा। जब हजारों लाखों की संख्या में रोजगार का अवसर क्रिएट होगा तो नेचुरली उसका प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा, रोजगार भी सृजित होगा, प्रोडक्शन भी अधिक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा
देश को बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन की ये पॉलिसी है, यानी कि सरकार की ऐसी नीति जिस नीति के तहत सरकार विभिन्न प्रकार के नियमों में टर्म कंडीशन में उदारता बरतती है, ढील देती है, लचीलापन अपनाती है। इस नीति को ही हम उदारीकरण कहते हैं और इस पर भी हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद क्या है कि प्राइवेटाइजेशन, तो सरकार की वैसी नीति जिस नीति के तहत सरकार यानी पब्लिक सेक्टर को, सार्वजनिक क्षेत्र को जब निजी क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाता है, यानी सरकारी क्षेत्र को जब निजी क्षेत्र में परिणत किया जाता है, तो सरकार की इस प्रकार की नीति को प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी निजीकरण के नाम से जाना जाता है। और ऐसा निजीकरण को अभी क्यों अपनाया जा रहा है? इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि सरकारी क्षेत्र में आने के बाद लोगों की कार्यक्षमता घट जाती है, लोग उत्साह पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं भी कार्य करेंगे तो भी हमको सरकार की ओर से पैसा मिलेगा ही, पेमेंट मिलना ही है, इसलिए वो बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वो प्राय डेफिसिट की ओर चला जाता है, तो इससे देश के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सरकार अंततः निर्णय लेने को बाध्य हो जाती है कि इस नीति को हमको अपनानी चाहिए। इसी नीति को अपनानी, इस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में हम यदि कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी तत्परता के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ व्यक्ति कार्य करने को आतुर हो जाएंगे और अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो पाएगा। इस कारण से ऐसी नीति को अपनाई गई, यानी सरकार की ऐसी नीति जिस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में परिणत किया जाता है। सरकार की ऐसी नीति को ही हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम ऑलरेडी पहले भी क्लियर कर चुके हैं, तो आज इसीलिए मैंने सांकेतिक रूप में इसको स्पष्ट किया है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर, जो हम क्लियर भी कर चुके हैं। आवश्यकता होगी तो फिर इसको हम क्लियर करेंगे। बच्चे बीच में प्रश्न फोन से बात करके जानना चाहे थे, तो मुझे लगा कि दोबारा फिर इसको स्पष्ट कर देना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना, फिर अगले दिन हम इस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है खास करके इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, तो इस पर हम डिटेल से जानना चाहेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।